हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कई सारे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को करा दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और आज भी हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने बीएड एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को भी कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर को भी मैंने करा दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। फ्रेंड्स, मैंने 2018 से लेकर के 2022 तक के पेपर को सॉल्व करा दिया है। पिछले 5 सालों के पेपर को मैंने सॉल्व कराया हुआ है। आप जा करके प्लेलिस्ट में पिछले साल के प्रीवियस ईयर को देख लेंगे। जब आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर को देख लेंगे तो जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? हमारा ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मौर्य वंश है वो सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन पूछ दे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और ये वंश कब से कब तक रहा था? तो 325 से ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। 325 से, ठीक है, 185 ईसा पूर्व तक, 185 ईसा पूर्व तक ये वंश रहा था। ठीक है, 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, बात करें हम गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश से एक क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारा ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। ठीक है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में स्थान पहला है। और अगर बात करें हम उत्पादन की, चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर निर्यात के मामले में पूछे कि निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला है, और उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। ठीक है, 2021-22 में, ठीक है, 2021-22 का जो डाटा आया था, 2021-22 का जो डाटा आया था, उसमें यह पाया गया कि 150 से अधिक देशों में, ठीक है, 150 से अधिक देशों में लगभग 18.75 मिलियन मीट्रिक, ध्यान दीजिएगा, 18.75, ठीक है, 18.75 मिलियन मीट्रिक चावल का निर्यात किया गया है भारत द्वारा। ठीक है, और उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। तो फिर पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। पहला स्थान किसका है? तो चीन का। आप इतना याद रखिएगा कि निर्यात में पहला स्थान है, उत्पादन में दूसरा स्थान है, और उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। फ्रेंड्स, मैं जो भी फैक्ट्स बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन में कई सारे फैक्ट बता रही हूँ, तो आप सारे फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। देखिए, ये सब फेस्टिवल है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, और पूछ रहा है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, जो ओणम है वो आंध्र प्रदेश का नहीं है। ठीक है, ओणम जो है वो आंध्र प्रदेश का नहीं है। बाकी जो बिहू है वो असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। तो अगर पूछ दे कि फिर ओणम कहाँ का है, तो ओणम केरल का है। जो ओणम फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो केरल में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? हमारा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। तो सुगौली की संधि पहले याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1816 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके किसके बीच हुई थी। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? हमारा ऑप्शन है खनिज संपदा, मृदा संरचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति। तो जनसंख्या वितरण को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वह है जलवायु। ठीक है, जलवायु जो है जनसंख्या
वितरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है कोलकाता में, रामेश्वरम में, चेन्नई में, कोची में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामेश्वरम में। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो रामेश्वरम में स्थित है। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में यह स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? ठीक है, देखिए राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हाल ही में 104वां संशोधन किया गया। हाल ही में संविधान में 104वां संशोधन किया गया जो कि 2019 में हुआ था। ठीक है, उसके द्वारा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ध्यान दीजिएगा कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा इसको चुना जाता था उसको अब समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसके आने की संभावना इससे ज़्यादा बन जाती है क्योंकि ये हाल ही में संशोधन हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा? 104वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, राज्यसभा में कितने? राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाते हैं? 12 मनोनीत किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? पहले तो हम जान लेते हैं कि जैन में तीर्थकर कितने थे, जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे। और कह रहा है अंतिम से एक पहले, यानी कि 23वां तीर्थकर पूछ रहा है। ठीक है, 23वां तीर्थकर पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पहले कौन थे? तो ऋषभ देव थे। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। हमारा ऑप्शन है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सांख्य दर्शन किसके द्वारा किया गया था? तो कपिल मुनि के द्वारा। और बात करें हम न्याय दर्शन की, न्याय दर्शन की किसने की थी? तो ऋषि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का किया गया था। ऋषि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। पूर्व मीमांसा का अगर पूछ दे तो जैमिनी हैं। ठीक है, और उत्तर मीमांसा के कौन है? उत्तर मीमांसा के बदरायण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? हमारा ऑप्शन है म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर में जो तमिल है एक प्रमुख भाषा है। ठीक है, भारत, श्रीलंका, ध्यान दीजिएगा, भारत, श्रीलंका और जो भारत और श्रीलंका है, इसके अलावा सिंगापुर के अलावा भारत और श्रीलंका में भी क्या है? तमिल एक भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। ठीक है, भारत में बोली ही जाती है। इसके साथ साथ सिंगापुर और श्रीलंका में भी तमिल भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? एलोरा में जो स्थित है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? हमारा ऑप्शन है परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा। अच्छा, ये है कहाँ पे? तो ध्यान दीजिएगा, ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा का कैलाश मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? कह रहा है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा जो कदम है वो स्थिति को सुधारेगा? हमारा ऑप्शन है अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवमूल्यन अगर किया जाएगा
तो जो भुगतान संतुलन है उसकी दशा क्या होगी, विपरीत होने पे सुधर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई थी। हमारा ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल में ये दोनों घटनाएं हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। हमारा ऑप्शन है 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, 348 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। ठीक है, कितना किलोमीटर, तो 385 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये कब हुआ था नमक सत्याग्रह, 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। हमारा ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था और ये कब आया था, 1919 ईस्वी में ये आया था। 1919 ईस्वी में ये आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। हमारा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। देखिए दादा भाई नौरोजी से एक दो क्वेश्चन और पूछता है, चलिए जान लेते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। ठीक है, और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही थे। ये कब बने थे, तो 1892 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों को खरीद कहलाती है। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर और बांडों को खरीदा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। देखिए इसको बोला जाता है पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो निवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी बीज का संबंध किससे है। बीटी बीज संबंध है, हमारा ऑप्शन है चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, चावल से। ठीक है, बीटी बीज का संबंध किससे है, तो चावल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। हमारा ऑप्शन है जेनेवा में, पेरिस में, वियना में, वाशिंगटन में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना में। कहाँ पे है, वियना में। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रिया वियना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर स्थापना पूछते तो 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में है, और स्थापना कब हुई थी, 1957 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। हमारा ऑप्शन है जूट, गन्ना, अलसी, कपास, मक्का, तंबाकू, कपास, सन, जूट, सन, कपास, मक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास, सन और जूट। ये क्या है, ये रेशा फसलें हैं। ये किस प्रकार की फसलें हैं, तो ये रेशा फसलें हैं। देखिए जूट को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं या सुनहरा रेशा किसको कहते हैं, तो जूट को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। पृथ्वी का चक्र, पृथ्वी का घूर्णन, दाब प्रवणता, तापमान। तो जो पवन वेग है वह दाब प्रवणता से क्या है, रिलेटेड है। पवन वेग किससे रिलेटेड है, दाब प्रवणता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त
प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। यदि इसे हमने पहले इसको हमने क्या किया, डिस्कस किया। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? हमारा ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए। देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? हमारा ऑप्शन है प्लूटो, रूसो, अरस्तो, लॉस्की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अरस्तु ने ऐसा बोला था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। ठीक है, यह एक यूनानी वैज्ञानिक और दार्शनिक रह चुके हैं। जो अरस्तु हैं वो क्या थे? यूनानी वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। देखिए, कह रहा है कि संसद का जो सदस्य होता है वो कब अपनी सदस्यता को गंवा देता है। ठीक है, कब गंवा देता है? हमारा ऑप्शन है 45 दिनों तक, 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, 365 दिनों तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 दिनों तक। देखिए, अगर संसद का सदस्य लगातार 60 डेज तक निरंतर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, डिटेल में समझने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।